जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया पेंशन नीति की हो गई है घोषणा। और क्या यह फौज के लिए प्रभावी होगा? आने वाले कल में हो सकता है। आज ये जानना जरूरी है कि आज देश के अंदर 3 प्रकार के पेंशन सिस्टम हो गए हैं। कौन किसके लिए लागू है और क्या इसमें बदला हुआ है, आइए हम बोर्ड पर समझ सकते हैं। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। लाभ है वो हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम वापस लेके आए हैं सभी के लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्वागत के योग्य है। कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी पहल हुई है। बहुत ही अच्छी स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। इसमें कई सारी खूबियां हैं। जब हम देखते हैं, इसका कंपेयर करते हैं एनपीएस से, ओपीएस बहाल किया गया। भाई पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? सबसे पहले न्यूज है कि यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस में क्या अंतर है, जाने किसमें कितनी है बेनिफिट और क्या क्या है उनका अंतर। क्या सेना को यह मिलेगा? क्या सेना इसके अंदर कवर की जाएगी या अग्निवीरों को यूपीएस के अंदर लाया जाएगा, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। एक था ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम, बीच में आया एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम, जो भी है। अब आइए, आज उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम या पेंशन सिस्टम जो लाया है वो कब से लागू है और उसमें भारतीय सेना के लोग शामिल किए जाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। और अभी वर्तमान में केंद्रीय जितने कर्मचारी हैं 2004 के बाद, आप समझ सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स से सब इसके दायरे में आ गए। अब मैं बात करूंगा इस बोर्ड के ऊपर कि केंद्रीय कर्मचारियों के नई पेंशन नीति फौजियों के लिए आखिर क्या है। स्कीम मैंने बताया ओपीएस सबसे पहले थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जब आप रिटायरमेंट आते थे तो आपको मिलती थी मंथली पेंशन। यदि बंदा एक्सपायर्ड हो गया तो फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट के साथ ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, एजीआई फंड, लीव इन कैश। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था। आगे यूपीएस यूनिफाइड में क्या हुआ है, एनपीएस में क्या हुआ, सारी चीज बोर्ड पे क्लियर करूंगा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पहले इनमें अंतर बता देते हैं। ओपीएस का ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसमें अभी सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है और लगभग कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जितने रेलवे है सब कुछ है, या पुराने लोग हैं 2004 के जो लोग भर्ती हैं वो एनपीएस में थे। और एनपीएस जब से लागू हुआ है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम देश में चलती आ रही है। अब उसको मॉडिफाइड किया है, यानी यूनिफाइड उन्होंने कर दिया, यूपीएस बना दिया। और अब यूपीएस हर एक स्टेट में होगा, हो सकता है आने वाले कल में यह सेना के अंदर भी हो। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओपीएस में कर्मचारी योगदान, ये तो ओपीएस सिस्टम है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हमारा जितना पेमेंट मिलता है डीए के साथ, अलाउंस के साथ सारा मिल जाता है। जब हम रिटायर्ड होते हैं, सरकारी योगदान, रिटायर्ड होते हैं तो हमें लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलती है, उसी के हिसाब से ग्रेचुटी मिलती है, उसी हिसाब से कम्यूटेशन मिलता है। जो हमारा पैसा कटता है एजीआई इंटरेस्ट के साथ मिलता है, फंड भी इंटरेस्ट के साथ मिलता है, लीव इन कैश मिलता है। रिटायरमेंट के बाद 50% आपकी पेंशन। यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आप 67 और 7 साल के अंतर में 50%, उसके बाद फैमिली परसेंट 30% हो जाती है और बाकी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो ये था ओपीएस, यानी आप समझ सकते हो पुराना पेंशन नियम। अब मैं बात करूंगा एनपीएस। एनपीएस जो 2004 में लागू किया, उसमें कर्मचारी का बेसिक पे का 10% और डीए का 10% जमा होता था। सरकार उसमें बेसिक प्लस डीए 14% जोड़ देती थी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 60% जो अमाउंट मिलता था, जो कि मार्केट के ऊपर निर्धारित था, शेयर मार्केट के ऊपर। ये जब लगाया गया तो ऐसे लगा कि लोगों को बहुत फायदा होगा ओपीएस से, लेकिन एनपीएस से सब परेशान हो गए। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी, भाई इसको ओपीएस दो या परिवर्तन करो। तो जैसा कि ये बॉस कह रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, इनका आप जरा वीडियो सुनिए। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि 20 साल की जो संघर्ष है वो रंग लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और जो नेगोशिएशंस हम लोगों के चल रहे थे स्वामीनाथन कमेटी के साथ में, उसके आधार पर एक जो है मुस्तकिल फैसला लेने का काम जो है वो
कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, उनकी कैबिनेट के द्वारा हुआ। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो सोमनाथन जी हैं, जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी होने वाले हैं, लेकिन उनकी कमेटी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, उसमें जो हमारी मांग थी सबसे बड़ी कि हमें सैलरी का 50% और उसके ऊपर महंगाई राहत चाहिए, तो वो फैसला जो है वो कैबिनेट ने करने का काम किया है। 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर जो भी बेसिक पे बनेगी, उसका आधा पैसा जो है वो अब रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में मिलेगा और डीएनएस रिलीफ भी मिलने का काम होगा। दूसरी जो मांग थी हम लोगों की कि फैमिली पेंशन की, उस पर भी सकारात्मक फैसला सरकार ने लिया है कि 60% जो है वो पेंशन का, वो अगर किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलने का काम होगा। एक मिनिमम पेंशन का भी सवाल था, जो अभी तक पुरानी पेंशन में 9,000 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके सरकार ने 10,000 रुपये कर दिया है, और उसके ऊपर भी डीएनएस रिलीफ मिलने का काम होगा। अगर जो लोग रिटायर हो चुके हैं 1 जनवरी 2004 के बाद के भर्ती लोग, उनको भी यूनाइटेड पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने का काम होगा। जो एक तरीके से रिटायरमेंट के समय पीएफ मिलता था लोगों को, तो उसके बजाय सरकार ने हम लोगों की मांग ये मान ली है कि रिटायरमेंट के समय कार्पस से उनको जो है वो करीब जो है वो एक लमसम अमाउंट जो है वो रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा, ताकि वो खाली हाथ अपने घर नहीं जाए। एक सरकार का ये भी है कि उनको कार्पस में एश्योर्ड पेंशन देने के लिए अभी तक जो 14% देते थे, उसको अब 18.5% देना होगा, और ये भी तय हो गया है कि कर्मचारियों के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। वीडियो सुनने के बाद अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। कौन क्या कह रहा है कि ये एनपीएस से अच्छा है, क्या ओपीएस से भी अच्छा है। अब बात इसकी करें कि इसमें क्या क्या नए प्रावधान है, क्या क्या चीज है। आपने वीडियो सुनना, सभी का कमेंट सुना, सब चीज आइए समझते हैं। अब यूपीएस जो यूनिफाइड आपका निकाला है इन्होंने, ये प्रभावी है अगले वित्त वर्ष से। अगला वित्त वर्ष कब शुरू होगा? ये वित्त वर्ष 2024 वाला 31 मार्च को खत्म होगा, 1 अप्रैल 2025 से अगले वित्त वर्ष से प्रभावी। अब इसमें जो कर्मचारी जो तनख्वाह मिलेगी उसका बेसिक पे का 10% रखे काटा जाएगा। बेसिक पे का 10% मूल धन का रखेगी सरकार अलग जगह, और सरकार उसमें 18.5% अपनी तरफ से लगाएगी, और वो आपका एक बल्क अमाउंट जमा रहेगा। जब आप रिटायर्ड होते हो फिर आपको क्या, आप 25 साल सर्विस करते हो तो 50% पेंशन मिलेगी। अब मैं कहूं सेना में लागू क्यों हो सकता है कि सेना के प्रीमेचर वाले जंजाल से बचने के लिए ये सेना की सर्विस 25 साल कर सकते हैं, ताकि आपको 50% पेंशन का हकदार वही होगा जो 25 साल सर्विस करे। और ये रिपोर्ट एक दिन माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं परसों कहा होगा, इसका जो कि वित्त सचिव है सोमनाथन सर, टीबी सोमनाथन सर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की गई। अब वो 30 तारीख 1 तारीख से वो कैबिनेट के सबसे बड़े अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री के खास बनने जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, और इनका ओहदा और बढ़ा दिया है, जो कि उन्होंने कहा है कि अब यूपीएस ही लागू रहेगा। तो अब उन्होंने क्या है कि 50% पेंशन आफ्टर 25 ईयर्स कंप्लीट करते हो तो। लेकिन एक बात अच्छी, यदि आप 10 साल सर्विस करते हो तब भी आपको 10,000 प्लस डीए, यानी 50% प्लस डीए आपकी पेंशन 25 के बाद है। मिनिमम आप 10,000 रुपए आफ्टर 10 ईयर करते हो, उसके साथ डीए मिलेगा। जैसे अब 53 है, 50 है, तो आप 5,000, 15,000, 16,000 10 साल के बाद। ये ओपीएस में नहीं है कि आप वॉलंटरी छोड़ दो तो आपको नहीं मिलेगी। ये सही है कि आपको मिनिमम गारंटी दे दी इसमें, ये क्लियर है। डेथ केसेस में उन्होंने 60% पेंशन का हिस्सा विद डीए, और इसके लिए उन्होंने कहा है ये आपको मिलेगा। और जैसा कि इनको पेंशन भी मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी, और तो पेंशन की सुविधा 50% आपका मिलेगा प्लस डीए 25 के बाद। और इसके साथ ग्रेच्युटी किस तरह मिलेगी? 6 महीने की जो सर्विस का
जो पैसा है उसका 10% के हिस्से के हिसाब से 6 महीना सर्विस किया, टोटल आपने कितना पैसा लिया, 10% उसमें निकाला, टोटल सर्विस कितना किया, उस हिसाब से 10% के कैलकुलेट से ग्रेच्युटी मिलती है। अभी ग्रेच्युटी कैसे मिलती है? अभी ग्रेच्युटी मिलती है आपका मूलधन प्लस डीए, यानी आपका बेसिक पे है, एमएसपी है, जो भी सारी लगा लो उसका लगा के टोटल उसका आधा कर दो और सर्विस प्लस 5 से मल्टीपल कर दो, जैसे आप जानते हो सभी, उस तरह ग्रेच्युटी मिलती है। लेकिन इसमें ग्रेच्युटी का प्रावधान, इसमें ग्रेच्युटी का घाटा होगा। अब मान लो पेंशन का एक एग्जांपल लेते हैं, रिक्वायर आपने रिटायरमेंट हुए उस साल, आप पेंशन कैसे वर्कआउट होगी? इन्होंने बोला कि जब जिस साल आप जा रहे हो उस 12 महीने का वेतन का एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज का 50% प्लस डी आपका पेंशन होगा। सपोज करो आप बेसिक पेंशन आपकी 43,000 थी, आप दिसंबर 2024 में जा रहे हो, करेक्ट। अब उन्होंने देखा कि 1 जनवरी से दिसंबर तक आपकी 43,000, 41,000 इस तरीके से टोटल किया और 42,000 उसका एवरेज निकला। 42,000 का आधा किया तो आप दे सकते हो 21,000 निकला, प्लस आप देख सकते हो डीए 50% है तो 10,500 डीए, यानी 31,500 पर मंथ आपकी पेंशन मिलेगी। ये आपको बता दिया कि लगभग पेंशन का सही है, लेकिन 25 साल और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिविल में तो सब 25 साल से ज्यादा करते हैं, कोई हर्ज है ही नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी 25 साल, एक सिपाही भी करता है, लेकिन इस क्राइटेरिया को फौज में रखने का आगे पक्का प्लान होगा, क्योंकि जो अग्निवीर हैं उनको भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लाया जा सकता है, क्योंकि उनका भी झंझट इनके साथ जोड़ेंगे और धीरे 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 जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसको भी सिस्टम में आ जाएगा। पूरे देश में, राज्यों में ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, सिस्टम है, ये चलेगा, ऐसा लग रहा है। अब आप देखो अलग अलग वीडियो माननीय प्रधानमंत्री के जी के, शिवपाल मिश्रा जी के, और ये पूरी आपके पास रिपोर्ट है, सारी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि आखिर ये जो कल से हल्ला है ये हमारे लिए अभी नहीं है, हमारे लिए या पेंशनर्स के लिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पेंशनर हैं फौज से, इनसे कोई, डीएससी वाले भी बोल रहे हैं क्या हम 10 साल में पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, आप उसके दायरे में अभी नहीं आ रहे हो। और इसका कोई सरकारी गजट नोटिफिकेशन निकलेगा तब उसके बारे में और क्लियर चीजें होंगी। अभी तक इतना ही, धन्यवाद। जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस हुआ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसके साथ रह के बातें करके इन लोगों ने ये स्कीम लेके आए हैं। और उसके जो 5 पिलर्स जो है, जो कल यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया, वो 5 पिलर्स में पहला एश्योर्ड मिनिमम स्कीम जो है, दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एश्योरेंस टू ईच एंड एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर जो दूसरा है फैमिली पेंशन स्कीम, वो बहुत ही अहम है, बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेट केस में कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली को जो बेनिफिट दिया जा रहा है 60% ऑफ द पेंशन, दैट इज अ अप्रोर एवरीवेयर एंड एवरीबडी इज अपलॉडिंग दैट स्कीम। और तीसरा जो पिलर है वो भी बहुत ही बढ़िया है कि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, दैट मीन्स पहले ऐसा कोई मिनिमम एश्योर्ड पेंशन था नहीं, जो 10,000 रुपए जो सरकार ने अभी यहाँ पे अनाउंस किया है, और डीए अभी डीएनएफ हो गया है, उसके रिलीफ के साथ जो मिनिमम 15,000 हो जाएगा, वो एक्चुअली बहुत ही अपलॉडेबल है। और मैं एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए तहे दिल से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन सबको अपलॉड करना चाहती हूँ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम वापस लेके आए हैं सभी के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू। एक मांग रही है केंद्र सरकार से कि जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया था वो अनिश्चितता से भरा हुआ था, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो था वो एक एश्योर्ड प्लान था कि जो हम जब कभी रिटायर्ड होंगे तो मेरे जो लास्ट बेसिक हैं उसके जो 12 महीने के एवरेज के ऊपर 50% बेसिक पर डीए के साथ पेंशन मिलेगा। हर आदमी भविष्य के लिए एक निश्चित रकम, एक राशि को पाना चाहता है। स्कीम आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, स्वागत के योग्य है, हमारे उसी मांग को दोहराता है, उसी को पूरा करता है, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी पहल हुई है। अभी तक एनपीएस में नहीं थी, तो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो जो मुख्य 3 चीजें जो एनपीएस में नहीं थी, एनपीएस में अभी केवल एक मुश्त पेंशन थी, वो भी क्या होगी उसके बारे में कोई गारंटीड नहीं थी कि कितनी बनेगी, उसको लेके थोड़ा सा दुविधा रहती थी कर्मचारियों के मन पे। तो उसका समाधान सरकार द्वारा किया गया है, और एनपीएस से चेंज करते हुए ये जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसमें 3 मूलभूत चीजें हैं कि गारंटीड पेंशन होगी 50%, दूसरी बात डीए से लिंक होगी ये पेंशन जो बढ़ती जाएगी समय के साथ, और तीसरी बात
फैमिली पेंशन भी इसमें दी जाएगी। ये 3 प्रावधान सरकार द्वारा कर दिए गए हैं, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को इससे काफी फायदा मिलेगा और काफी कर्मचारियों में इसमें काफी ज्यादा संतुष्टि देखने को भी मिल रही है। यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब होगा। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए। भाई पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए आप। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी